हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों का चैप्टर है ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसका प्रभाव। हम लोगों ने ब्रिटिश आर्थिक नीति पढ़ लिया। ब्रिटिश आर्थिक नीति के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, धन का दोहन, विभिन्न ब्रिटिश काल की भू नीतियाँ, लैंड पॉलिसी, उसके बाद आधुनिक उद्योगों का पतन, आधुनिक उद्योगों की शुरुआत, देशी उद्योगों का पतन, कृषि का वाणिज्यकरण, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है उसी को संदर्भ लेकर आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का प्रभाव। हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का प्रभाव, चाहे ब्रिटिश आर्थिक नीति का प्रभाव। हमारा चैप्टर है आज ब्रिटिश आर्थिक नीति का प्रभाव। अंग्रेज जब भारत को जीते तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया। राजनीतिक क्षेत्रों को, सामाजिक क्षेत्रों को, आर्थिक क्षेत्रों को, धार्मिक क्षेत्रों को, सांस्कृतिक क्षेत्रों को भी प्रभावित किया और उसी में एक आर्थिक क्षेत्र को भी प्रभावित किया। लेकिन अंग्रेज के आने से पहले भारत में जो परंपरागत अर्थव्यवस्था होती थी वो राजनीतिक शक्ति के बदलने के साथ अर्थव्यवस्था में कोई मूलभूत बदलाव नहीं आता था। मान लिए कि तुर्क शासक को हटाकर मुगल शासक सत्ता में आए तो तुर्क शासक और मुगल शासक के राजनीतिक प्रणाली में तो अंतर आ गया, लेकिन जो आर्थिक व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं आता था। जो किसानों से जो भू राजस्व वसूलने वाले अधिकारी होते थे वह सिर्फ बदलते थे। भू राजस्व जो परंपरा में लिया जा रहा था उसी परंपरा को मेंटेन किया जाता था और उसका जो उपयोग जो है भारत में ही होता था। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए शासन करने के लिए तो राजनीतिक शक्ति तो बदला ही बदला, साथ साथ उन्होंने उपनिवेशवादी सोच के कारण भारत का हित मातृ देश इंग्लैंड के साथ जोड़ दिया और इंग्लैंड के लिए जो है भारत का उपयोग एक उपनिवेश की तरह किया जाने लगा और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत का जो परंपरागत अर्थव्यवस्था था वो विघटित हो गया। ब्रिटिश आर्थिक नीति के बहुत सारे प्रभाव पड़े, लेकिन हम कुछ प्रभावों की चर्चा आज आपके सामने कर रहे हैं। पहला चीज है ब्रिटिश आर्थिक नीति के प्रभाव के अंतर्गत जो पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं कि दस्तकार और शिल्पकार का पतन। दस्तकार और शिल्पकार का पतन। ये दस्तकार और शिल्पकार का पतन क्या है? देखिए, भारतीय वस्तुओं का जो विश्व बाजार में या सभ्य विश्व में काफी डिमांड था। हम सब विश्व की बात कर रहे हैं, सिविलाइज्ड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत के जो सामान जाते थे वो एक से एक बढ़ के जाते थे। जैसे सूती वस्त्र हुआ, रेशमी वस्त्र हुआ, ऊनी वस्त्र हुआ, उसके बाद आपको तलवार हुआ, लोहा उद्योग हुआ, इस सारे जो है यहाँ के देशज उद्योग थे। रंगाई उद्योग हुआ, चमड़ा शोधन हुआ, धातुगिरी हुआ, ये सब यहाँ के परंपरागत उद्योग थे। तो एक था शहरी शिल्प और एक था ग्रामीण शिल्प। तो ग्रामीण शिल्प को बर्बाद करने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाया रेलवे ने। एक है अमेरिकी लेखक D.H. बुकानन, एक अमेरिकी लेखक हैं D.H. बुकानन। उनका कहना है कि स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कवच को अगर किसी ने भारत में भेदा तो वह था इस्पात रूपी रेलवे ने। कहने का अर्थ कि जो भारत में स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही थी, उस जो कवच की तरह थी, जिसको कोई आज ना तुर्क भेद पाए ना मुगल भेद पाए, लेकिन ब्रिटिश ने आकर अपने इस्पात के बने हुए रेलवे से इस कवच को तोड़ दिया। यह स्टेटमेंट
डीएच बुकानन का है। भारतीय वस्तुओं का डिमांड यूरोप के बाजार में काफी होता था और सभी बाजार में काफी इसका डिमांड में था। लेकिन 1813 में जो मुक्त व्यापार नीति आई और उसका एकमात्र उद्देश्य था कि भारत से ज्यादा कच्चा माल जाए और वहां से निर्मित वस्तु आए, और सबसे ज्यादा डैमेज हुआ तो सूती वस्त्र उद्योग। भारत का सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा डैमेज हुआ। 1820 के बाद ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि भारतीय विनिर्मित वस्तुओं का यूरोप, ब्रिटेन में तो हतोत्साहित हो ही गया और यूरोप में भी हतोत्साहित हो गया। यह स्थिति हो गई। और इस काम को करने में जो ब्रिटिश कंपनी के जो गुमास्ते होते थे वो भी कम भूमिका नहीं निभाए। उन्होंने क्या किया कि जो भारतीय दस्तकार होते थे, शिल्पकार होते थे, उनको कहते थे या तो तुम अपना पुश्तैनी धंधा छोड़ दो, दबाव डालते थे। अगर तुम पुश्तैनी धंधा कर रहे हो तो मेरी बात मानो, सामान जो है कम दाम, हमको कम मजदूरी पर काम करो और सामान जो है वो हमको कम कीमत पर दो, बाजार कीमत से कम कीमत पर दो। तो इस परिस्थिति में कोई भी बुनकर कहां से टिक पाएगा? इस परिस्थिति में कोई भी बुनकर नहीं टिक पाएगा। परिणाम यह हुआ कि भारत के जो प्रमुख शहर थे जो अपने दस्तकारी के लिए विश्व में प्रसिद्ध थे, जैसे सूरत हुआ, मुर्शिदाबाद हुआ, ढाका हुआ, इस सारे शहर जो है एक एक करके पतन हो गए और भारत की जो नगरीय आबादी है वह मात्र 10% तक रह गई। भारत की जो है नगरीय आबादी कितनी रह गई? 10% तक रह गई। तो यह है आपका ब्रिटिश काल में कैसे अंग्रेजों ने भारतीय दस्तकारी को या शिल्पकार का पतन किया। दूसरा चीज है, जो भारत में देसी राज होते थे वो सैनिक सामग्री बनाते थे, खुद सैनिक सामग्री बनाते थे। अब सैनिक सामग्री बनाते थे तो बहुत लोगों को रोजगार मिलता था, फिर सामान जब बाजार में बिकता था तो यहीं के लोकल मार्केट में पैसा रहता था। लेकिन अब क्या हुआ कि देसी राज्यों को जो है समाप्त कर दिया गया और वह यासित बन गए और सैनिक सारी जो सामान बनते थे वो ब्रिटेन से आने लगा। तो इस उद्योग में लगने वाले लोग बेरोजगार हो गए और प्लस जो है लोग भी बेरोजगार हो गए, सैनिक लोग भी बेरोजगार हो गए। और जो शिल्पकार, इससे संबंधित शिल्प कला था, जैसे तलवार उद्योग हुआ, बंदूक उद्योग हुआ, तो बनते थे, वो सारे समाप्त हो गए एक एक करके। और दूसरी बात, भारत में जो जैसे मुगल काल में ही था तो जो राजा होते थे या उनके अमीर होते थे, कुलीन होते थे, जो अमीर धनाढ्य होते थे, वो भारतीय दस्तकारी उद्योग को ही के समान ही पसंद करते थे। लेकिन जो उनके जगह पर अंग्रेज प्रशासक आए या अधिकारी आए, वो भारत के वस्त्र नहीं पहनते थे, वो ब्रिटेन के बने हुए वस्त्र पहनते थे। तो इन सब कारणों से जो स्थिति हो गई कि भारत का दस्तकारी उद्योग का पतन हो गया। आप एक चीज याद रखिए, एक थे क्या नाम है, बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ये गवर्नर जनरल थे। इन्होंने कहा कि भारत का जो मैदान है वह रेशमी बुनकरों के हड्डी से विरंजित हो गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल थे, उनका एक स्टेटमेंट है कि भारत का जो मैदान है बुनकरों की जो हड्डी है उससे विरंजित हो गया है। तो इतना दस्तकारी का पतन हुआ। इन दस्तकारियों के पतन से क्या हुआ कि कृषि पर दबाव बढ़ गया, कृषि पर दबाव बढ़ गया। क्योंकि पहले क्या होता था कि कृषि और उद्योग दोनों एक दूसरे को प्रति संतुलित करते रहते थे। लोग कृषि में बेरोजगार हो गए तो फिर चले गए दस्तकारी में, उस समय काम कर लिए। कृषि का मौसम नहीं तो दस्तकारी का काम सूती वस्त्र करने लगे, ये घर में बनाने लगे। लेकिन अब ऐसी बात नहीं रह गई और कृषि पर ज्यादा दबाव बढ़ गया। 1901 में कृषि पर निर्भर जनसंख्या 68.7% थी और 1941 में यह बढ़कर 70% के करीब हो गई। तो यह है दस्तकारी उद्योग का पतन के बारे में जानकारी। जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा किसानों पर पड़ा, किसानों की दरिद्रता, इससे सबसे ज्यादा अगर बढ़ा तो किसानों की दरिद्रता बढ़ा। किसान की दरिद्रता बढ़ा। देखिए, किसान की दरिद्रता बढ़ने का कारण था कि उच्च भू राजस्व,
भू राजस्व की जो दर थी वो काफी ऊंची थी और लगान वसूलने का तरीका भी काफी कठोर था। लगान वसूल करने का तरीका भी काफी कठोर था। तो इससे क्या होता था कि किसान लगान को चुकाने के लिए महाजन के पास जाते थे और ये महाजन क्या थे, गांव के लिए अभिशाप थे, गांव के लिए अभिशाप थे। ऐसी बात नहीं है कि महाजन ब्रिटिश काल की देन है, महाजन पहले भी होते थे, लेकिन पहले जो महाजन होता था गांव का वो ग्राम पंचायत के द्वारा नियंत्रित होता था और उस महाजन की इतनी औकात नहीं होती थी कि वो जमीन जो है से किसान को बेदखल कर दे। हाँ, बहुत कुछ कर सकता था, परंपरागत जो महाजन था जो गांव का था वह बहुत कुछ कर सकता, तो सामान उसका ले लेता था, कोई कीमती सामान, लेकिन जमीन छीनने का साहस नहीं था। वह वो जो ग्रामीण महाजन होता था ग्रामीण, वह ऐसा कोई भी आचरण नहीं कर सकता था जो गांव के विरोध में हो। और दूसरी बात यह कि जो ब्याज की दर भी ये महाजन लेते थे वो या तो जो चलन होता था उस पर लेते थे या जो है जनमत पर लेते थे। वहां जनमत मतलब जो ब्याज की दर फिक्स किया जाता था भारत में परंपरागत रूप से, या तो चलन में होता था और जनमत के द्वारा निर्धारित होता था। लेकिन जब ये नए महाजन आए तो इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि ये यहाँ के थे नहीं, लोकल बाहर से आए थे। दूसरी बात यह है कि भू राजस्व वसूला तो लिया गया, लेकिन इससे किसानों को कोई फायदा नहीं दिया गया। सारा चीज जो है सुधार भी हुआ तो इनका पैसा किनके पास जाता था, ब्रिटिश प्रशासक के पास, ब्रिटिश उद्योगपतियों के पास। यहाँ अगर न्याय व्यवस्था भी आया, कानून व्यवस्था भी आया, तो इसका फायदा किसको हुआ, तो महाजन को हुआ। इसका फायदा किसको हुआ, महाजन को हुआ, क्योंकि महाजन जो है इस कानून व्यवस्था का फायदा उठाकर इन किसानों पर शोषण करने लगे और इन किसानों का जमीन खरीद लेते थे। क्योंकि ये शिक्षित होते थे, महाजन पढ़े लिखे होते थे, थोड़ा समझदार होते थे, तो कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था का सही फायदा उठा लेते थे। लेकिन किसान क्या थे, वो अनपढ़ थे, वो इस चीज को नहीं समझ सके। तो चाहे वो जमींदारी प्रथा हो या रैयतबारी हो या किसी भी प्रथा में हो, उनके पास, किसान के पास, और सबसे ज्यादा महाजनी प्रथा रैयतबारी क्षेत्रों में देखने को मिला। तो किसान के पास, इन महाजन के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अकाल ने भी इस जो है इनको मजबूर किया, कभी कभी लगान के लिए और भूखमरी से निपटने के लिए भोजन के लिए भी ये जाते थे और इसका फायदा जो है ये गांव के ये जो महाजन थे ये उठा लेते थे। देखिए, इस समय किसान का शोषण तीन व्यक्ति करने लगे, ब्रिटिश, जमींदार और महाजन। यही कारण है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो सबसे पहले विद्रोहियों ने महाजन को पकड़ा और महाजन को पकड़ने के साथ साथ सबसे पहले वो जो महाजन अपना बही खाता लिखते थे उसको जला दिया, रजिस्टर को जला दिया, क्योंकि उसी में किसानों का लगान की राशि लिखी जाती थी कि हमको इतना वसूलना है। अब इससे क्या हुआ कि अकाल बढ़ा, ये लोग काफी ग्रामीण निर्गसता के शिकार हो गए। तो इन लोगों ने, आप देखिएगा कि 1911 में 3 अरब रुपया मतलब लोन की राशि थी, जो बढ़कर 1937 में 18 अरब हो गई, 18 अरब हो गई। तो इससे आप लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन यहां पर बन रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में इतना निर्धनता बना हुआ है, किसान के ऊपर इतना निर्धनता है। एक आकलन किया गया 1950-51 में और उसमें यह पाया गया कि जो लगान की राशि है और जो किसान के पास जो सूद की राशि है, अगर उस दोनों को मिला दिया जाए तो कुल ठहरता है 14 अरब रुपया। और जो यह राशि जो है उस साल के उत्पादन के, कृषि उत्पादन के 1/3 भाग में है। तो आप समझिए कि किसान को दरिद्र बनाने में भू राजस्व नीति तो उत्तरदायी ही थी, लगान वसूल करने का तरीका भी उत्तरदायी था, और वो जो कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया उसने भी किसानों को जो है इन महाजन के पास जाने को मजबूर किया। क्योंकि किसान के पास वो मंडी में बाजार मंडी में बेच नहीं पाते थे और इन महाजनों का ही सहारा लेना पड़ता था। और ये महाजन जो क्या करते थे, खड़ी फसल या खेत होने से पहले ही जो है या किसी भी प्रकार से छल कपट से इन किसानों से जमीन
जो है कृषि उत्पाद खरीद लेते थे, जो काफ़ी बाजार कीमत से कम पर होते थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि महाजनों ने काफ़ी फायदा उठाया और इस महाजन ने किसानों की दरिद्रता को और भी बढ़ा दिया। तो यह है आपका किसानों की दरिद्रता। अब तीसरा टॉपिक है नए जमींदार वर्ग का उदय और नए जमींदार वर्ग और नई व्यवस्था का उदय। तीसरा जो प्रभाव पड़ा ब्रिटिश आर्थिक नीति का, अब नया जमींदार वर्ग आ गया। नया जमींदार वर्ग आ गया। ये नया जमींदार वर्ग क्या था, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। नया जमींदार वर्ग क्या था, इसको थोड़ा समझ लीजिए। एक्चुअली क्लाइव हो या वारेन हेस्टिंग्स, सभी ने भूरा जोश की नीलामी किया और इसको उस नीलामी को वही खरीद सकते थे जो ऊंची बोली लगा सकते थे। तो ये परंपरागत जमींदार जो है एक एक करके हटते चले गए। कहा जाता है कि 1815 तक जो पुराने जमींदार थे उनमें 1/3 हिस्सा ये समाप्त हो गया। और ये जो पुराने जमींदार थे ये अपने किसानों के प्रति थोड़ा नरमी रखते थे, ज्यादा ये मतलब ज्यादा ये, और कुछ किसानों के परंपरागत अधिकार भी थे जिस पर ये जमींदार हस्तक्षेप नहीं करते थे। लगान वसूलने से लेकर किसानों को कभी कभी मान लीजिए मेला कर रहे हैं, रामनवमी कर रहे हैं तो टैक्स नहीं लगाते थे जहाँ पर रामनवमी कर रहे हैं। लेकिन जो नए जमींदार आए वो इस सब वो जो है किसानों के परंपरागत अधिकार को समाप्त कर दिया। इसको समझाएंगे। तो 1815 तक यह स्थिति बनी कि जो पुराने जमींदार थे उनमें 1/3 हिस्सा जो है समाप्त हो गया, उनका स्थान पुराने नए जमींदारों ने ले लिया। दूसरी बात कि जो कार्नवालिस था वो उसने कहा भी कि जो है 1/3 बंगाल जंगल में बदल गया, उसमें सिर्फ वंचर रहते हैं। मतलब यहाँ के लोगों की स्थिति काफी खराब है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो है नए जमींदार है। ये जो नए जमींदार थे ये थोड़ा शोषक वर्ग के थे, क्योंकि यह बाहर से आए थे, शहरी वर्ग के थे और जमींदारी खरीदे थे। तो जमींदारी खरीदे थे तो इन्होंने पैसा देकर जमींदारी खरीदा था। तो पैसा देकर जब जमींदारी खरीदा था तो इनका जो है लगाव जो है जो परंपरागत जमींदार की भांति नहीं थे, क्योंकि परंपरागत जमींदार गांव में ही रहते थे और ये जो नए जमींदार थे ये दूरवर्ती जमींदार थे और ये शहर में रहते थे और पैसा से अधिक खरीदे थे जमींदारी। तो इन सब कारणों से ये जो है लगान टाइट से वसूलते थे, क्योंकि सरकार का नियम था, कहना था कि लगान जो है आपको जमींदारों को समय पर देना होगा। तो अधिकारियों ने क्या किया कि जो जमींदारों को अधिकारों में वृद्धि कर दिया लगान वसूलने के लिए। लगान जमींदार समय पर वसूल करे उसके लिए जमींदारों के अधिकार में वृद्धि कर दिया। कहने का कि परंपरागत जो किसानों के अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया। इससे लगान की मात्रा तो बढ़ गई, लेकिन जो जमींदार किसानों की स्थिति अब जो है काफी खराब हो गई। ये जमींदारी प्रथा जो है ये सिर्फ यहीं पर डेवलप नहीं हुआ, रैयतवाड़ी क्षेत्रों में भी जो है एक तरह से, या आप कह सकते हैं कि जो अस्थायी बंदोबस्त लागू था आपका अवध के क्षेत्रों में, वहां भी ये जमींदारी प्रथा देखने को मिलता है। अब ये जमींदारी प्रथा कैसे आया, तो देखिए, कहने को तो वहां पर किसान को बना दिया गया भूस्वामी, लेकिन भूस्वामी तो बना दिया गया, लेकिन बहुत सारे किसान लगान समय पर नहीं दे पाते थे और ये लगान के लिए चले जाते थे महाजन के पास। महाजन क्या करते थे, इनसे जमीन ले लेते थे। तो धीरे धीरे करके क्या हुए कि जो महाजन हुए, धनी वर्ग हुए, वे जो है बड़े एक जमींदार का रूप लेते चले गए। और वे लोग चूंकि बटाईदार की प्रथा थी तो बटाई पर खेती जो है लगाने लगे लगान वसूलने के लिए। तो एक प्रकार से जमींदारी प्रथा का विकास सिर्फ अस्थायी बंदोबस्त क्षेत्रों में नहीं हुआ, रैयतवाड़ी क्षेत्रों में भी अस्थायी जमींदारी प्रथा का विकास हो गया। ये बहुत ही मतलब विलक्षण विशेषता है, आप कह सकते हैं कि भारतीय ब्रिटिश भूमि नीति का। तो ये थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। तीसरा चीज ये हुआ कि एक मध्यस्थ वर्ग का विकास हो गया और इस मध्यस्थ वर्ग में जो है जो मुख्य जमींदार होता था वो सबसे पहले होता था और सबसे नीचे किसान होता था। और इन किसान को जो एक तरह से कह सकते हैं कि दयनीय दशा में लाके छोड़ दिया गया, क्योंकि इसमें जो चूंकि लगान की राशि बहुत ज्यादा थी
तो उस लगान की राशि इतनी ज्यादा थी कि उस लगान की राशि को वसूलने के लिए कभी कभी जमींदार क्या करते थे, अपना एक बिचौलिया खोज लेते थे। और ये बिचौलियों की संख्या काफी जितना ज्यादा होता था, किसान उतने ही आप कह सकते हैं कि शोषण के शिकार होते थे। बंगाल में तो 50-50 जो है बिचौलिया देखने को मिलता है किसान और जमींदार के बीच में। तो आप समझिए कि किसान की हालत क्या हो गई होगी। एक चीज और याद रखिए कि अगर हम देखते हैं 1857-58 में जो भू राजस्व जो मिला था राज्य को 15.3 करोड़ रुपया मिला था, और 1936 और 37 में ये 35 करोड़ रुपया के आसपास था। ये भू राजस्व था जो किसानों को देना पड़ता था। मैं एक बात कहता हूं कि देखिए ये 15.3 करोड़ रुपया, और अगर देखा जाए तो ये बहुत बढ़ोतरी नहीं है। जैसे उत्पादन तो बढ़ा 1857 से 58 के बीच में, 1936-37 में उत्पादन भी बढ़ा, कीमत भी बढ़ा। उस मात्रा में भू राजस्व की वृद्धि नहीं हुई। भू राजस्व कोई समानुपातिक वृद्धि नहीं हुआ भू राजस्व में। लेकिन होता यह था कि मध्यस्थों की संख्या इतनी ज्यादा होती थी, ऊपर से भू राजस्व वसूलने के जो तरीके होते थे वो बहुत कठोर होते थे, और इसके कारण किसान जो है वो उनको फाइनली जो है जाना पड़ता था महाजन के पास समय पर लगान देने के लिए, या जमीन का एक भाग जो है गिरवी रखकर वह बेचते थे। तो ये सबसे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अभी और भी जो है ब्रिटिश आर्थिक नीति के प्रभाव के अंतर्गत हम कुछ बिंदुओं पर और चर्चा करेंगे, लेकिन अब वो नेक्स्ट वीडियो में होगा क्योंकि वीडियो लंबा करना ठीक नहीं रहेगा। इन सब कारणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ब्रिटिश जो भूमि नीति थी वह इस तरीके से डेवलप किया गया था, ब्रिटिश आर्थिक नीति इस तरीके से डेवलप किया गया था कि किसान जो था वह बेचारा से बेचारा बनता जा रहा था, और जो उसके ऊपर थे मध्यस्थ वर्ग या बिचौलिया वर्ग और सबसे ऊपर सरकार, वो मोटा होता जा रहा था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रिटिश आर्थिक नीति के प्रभाव के अंतर्गत कुछ और प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।